इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारे मैथमेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन उस पर। आप जरा देखिएगा, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट टॉपिक इज नोन एज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब अगर हम इस बात को समझें कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को किस तरह से समझें, एक बात जरा देखिए यहाँ पर। जस्ट होल्ड, जरा देखिए। एक अभी तक हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए थे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट वाज z इक्वल टू a प्लस ib। बट इस बार अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर z इक्वल टू x प्लस i y। ये z एक वेरिएबल होगा जो कॉम्प्लेक्स होगा। why it is complex? Because it contain real and imaginary both parts. You can say that z is depend on x and y. Okay. अब अब हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं है बच्चों, हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। मतलब हम कुछ z का भी कोई फंक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज f ऑफ z। अब आप एक बात बताइए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैं आपको कहूं कि x एक वेरिएबल है और उसका फंक्शन बनाइए। तो अगर फंक्शन ऑफ x अगर आपको ढूंढना है तो फंक्शन ऑफ x किस टाइप की टर्म कंटेन करेगा? एक्स वेरिएबल टाइप की टर्म कंटेन करेगा जिसमें एक्स वेरिएबल्स होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। जो भी आपको लिखना हो आप एक्स की टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ z कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इस z की हेल्प से कोई फंक्शन बताएंगे तो बच्चों वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। इस तरह से u प्लस आई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और u किसके ऊपर डिपेंड होगा स्टूडेंट्स? x और y पे। v किसके ऊपर डिपेंड होगा? x और y। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आपको कैसे पता चला कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी। अरे जेड जो कॉम्प्लेक्स है तो जेड के द्वारा बनाया गया फंक्शन तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ही होगा। और इसका एक और नोटिफिकेशन है, समटाइम एग्जामिनर कैन नोटिफाई विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू मैम, Yes, yes, so या मैम। तो जेड जो होगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो उसका फंक्शन भी कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ने के पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं लिमिट टेंड्स टू z0 f of z इक्वल टू f of z0, तो हम इस स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना होगा कि लिमिट इज एग्जिस्ट। लिमिट एलएचएल आरएचएल इसमें दोनों इंक्लूडेड है, डोंट वरी अबाउट दिस। एक और हमने टॉपिक पढ़ा था, द टॉपिक फॉर आफ्टर लिमिट दैट वाज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में कुछ याद है कि हम लिखते थे एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो मैं एफ ऑफ जेड जीरो लिख देता हूँ। अगर ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर वैलिड होता है तो अपन उसको लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब अगर मैं तीसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड होल अपॉन डेल्टा सेट। तो ये स्टेटमेंट होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन होती थी वही मैंने लिखा है, डिफरेंशिएबिलिटी। आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी। इस पूरे टॉपिक में स्टूडेंट्स हम लोग, आप बोलोगे सर आपने तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल स्टार्ट किया और आपने कह दिया कि सर यहाँ तो आप तो यहाँ पे लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक है बच्चों, ये पूरा टॉपिक घूमेगा हमारा इसके आसपास, डिफरेंशिएबिलिटी के आसपास। जरा एक बात समझते हैं, एक बात को समझिए कि यहाँ अगर मैं आपसे कहूं कि एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है दैट इज वन बाई जेड, तो अब अगर मैं अपने स्टूडेंट को ये कहूं कि स्टूडेंट्स क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट कर दो में स्टूडेंट ये बोल देगा एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर
ये जो भी गिवन फंक्शन था, फंक्शन एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल। तो हर वो फंक्शन जो डिफरेंशिएट हो पाए, जो डिफरेंशिएट हो जाए, वो फंक्शन बच्चों क्या कहलाता है? वो फंक्शन कहलाता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। बट यहाँ पे दो चेंज करूंगा, इसकी बात समझ लेना। आज के बाद जब भी कोई कहता है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो उसका मतलब ये होगा दैट मीन्स द फंक्शन f of z is एनालिटिक फंक्शन। बच्चों ये क्या होगा? दैट फंक्शन इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। आप मेरी बात को समझिए। आज के बाद कोई भी कहता है कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, तो कॉम्प्लेक्स में मैं डिफरेंशिएबल वर्ड यूज नहीं करूंगा। कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएबिलिटी को एक दूसरे वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। एक बात। अब जो ये मैंने ऊपर लिखा था बच्चों, क्या ये इतना ही आसान था डिफरेंशिएट करना? फिर आप देखिए, ऑफ जेड इक्वल टू 1/z। एक्चुअल में ये जो भी मैंने लिखा है ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। Why wrong है? Because f of z 1 upon f of z का डिफरेंशिएशन -1/z² नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1/z फंक्शन है ही नहीं। वो तो फंक्शन है 1/x plus iy, and it is not that easy to differentiate such type of function in which left hand side is in the form of z and the right hand side is in the form of x and y। तो स्टूडेंट कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरह के फंक्शन को इस तरह से डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया जा सके। तो ये जो मैंने लिखा है ये रॉन्ग लिखा था, बस समझाने में मैंने बोल दिया कि एफ डैश जेड इक्वल टू -1/z², बिकॉज यूजुअली बच्चे जो है बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अब अगर ये इतना आसान नहीं था, तो बिकॉज अब इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे डिफरेंशिएबल यहाँ से प्रूव नहीं हो पाएगा, बट इट इज नॉट अ इजियर प्रोसीजर, इट इज क्वाइट लेंथी प्रोसीजर। उस प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए एक हम थ्योरम पढ़ेंगे, एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसका नाम था कॉचीज रीमन इक्वेशन। थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए बच्चों थोड़ा इस तरह से देखना। इसको शॉर्ट में बोला जाता है सीआर इक्वेशन। और सीआर इक्वेशन हमें क्या हेल्प करती है? तो सीआर इक्वेशन हमें ये हेल्प करती है कि यहाँ पर हम एक इसकी थ्योरम है पूरी, कभी डिटेल में पढ़ाने का मौका मिला तो मैं जरूर बताऊंगा। बट यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कंडीशन होती है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है बाय कंडीशनल इट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या होती हैं बच्चों? वो कंडीशन होती हैं डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, कॉमा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आज के बाद कभी भी कोई आपसे कहे कि बट सर हमें ये प्रूव करना है, ये टेस्ट करना है कि ये जो आपने ऊपर वाला ये जो फंक्शन लिखा है दैट फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, यस या नो, तो आप क्या करें? तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह से बोलें कि सर अगर हम इस फंक्शन के लिए इन दो कंडीशन को, सीआर इक्वेशन को अगर हम सेटिस्फाई करा दें, तो दोस फंक्शंस हु आर satisfying the condition of CR equation, that means that function is an analytic। ये इस चीज को बिल्कुल याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक, अब आप ये बताइए क्या मैंने इस कंडीशन को मैंने एक्स और वाई में लिखा? बिल्कुल लिखा है एक्स और वाई में भाई साहब। और अगर मैंने एक्स और वाई में लिखा है तो ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कुछ और, तो यहीं पर एक लाइन और लिख देता हूं मैं, पोलर फॉर्म
of CR इक्वेशन। क्या होगा? पोलर फॉर्म होगा किसका बच्चों? CR इक्वेशन का। अब ये पोलर फॉर्म क्या होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल यू बाय डेल आर। आपको जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि पोलर फॉर्म आर और थीटा में होता है, तो डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी बाय डेल थीटा, कॉमा del u by del theta equal to minus r del v by del r. This is the polar form of CR equation. अब ये आपको तय करना पड़ेगा एग्जाम में, whether I have to use polar form और कार्टेशियन फॉर्म, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। एक और डेफिनेशन की बात कर लें यहाँ पर, हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन, अब इस हार्मोनिक फंक्शन की बात करें तो इफ अ फंक्शन, इसका ये लाइन है, इफ अ फंक्शन फाई satisfy the Laplace equation in two dimensions, in two dimension, that is nebula square phi equal to 0, और आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। और वो फंक्शन तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन बच्चों हमेशा क्या कहलाता है? हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, कुछ एक दो बातें और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे एक कन्वर्शन है जो 12th में आप करते थे, ये देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाय, क्या बोलूंगा बच्चों, इस कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये क्या होगा? ये कार्टेशियन फॉर्म होगा किसका बच्चों? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कार्टेशियन। ठीक, अब एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पुट कर दूं x इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉमा y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो थोड़ा बेसिक बेसिक समझ लेते हैं पहले। अगर हम इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो क्या होगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप बताइए ये किसकी इक्वेशन है? आप बोलोगे सर्कल की इक्वेशन है, बट आप इसको पूरा बोलो, आप ये कहो कि सर ये सर्कल का इक्वेशन है जो कार्टेशियन फॉर्म है, और ये सर्कल का इक्वेशन है जो पोलर फॉर्म है। एक बात ये हो गई। चलो डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू तो हो गया y बाय एक्स, तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स y बाय एक्स। इसको आप आर्ग्यूमेंट ऑफ z से भी डिनोट करते थे, आई होप आपको याद होगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो नाउ दूसरा देखिए क्या होगा, z आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, तो z इक्वल टू आर कॉमन निकालने में तो ये क्या हुआ? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो z इक्वल टू क्या हो गया? r, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैं तो मैं e टू द पावर आई थीटा लिख सकता हूँ। इसको बोला जाएगा इज अ एक सेकेंड, इज अ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। है तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही बच्चों, लेकिन ये इसका पोलर फॉर्म, इसलिए याद रखने वाली बात है। ठीक, चलिए अब अपन आगे देखते हैं। अब एक बात बताइए कि हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या मैं मॉड ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई यहाँ पे लिख देता हूँ? अगर आप कहें तो आपके लिए यहाँ पर एक स्टेप लिख देते हैं, सिंस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो देयरफॉर मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इसको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऑफ सर्कल, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन
ऑफ सर्कल। ऊपर थी वो एक पोलर फॉर्म थी, ये वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ सर्कल है। अब इस कार्टेशियन फॉर्म ऑफ सर्कल में रेडियस क्या है बच्चों, आर, सेंटर क्या है 0। अब यहां से कैसे पता लगाएंगे, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ z माइनस 0 इक्वल टू आर, और यहाँ पर 0 जो हो गया वो बच्चों हो गया सेंटर, ठीक, और आर जो यहाँ हो गया वो हो गया रेडियस। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है सर, z माइनस 0 आपने लिखा है तो प्लस 0 भी तो लिख सकते थे। बस ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, अपनी तैयारियां हो गई है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूं, मान लीजिए कि मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू 2 है, तो 1 इज द सेंटर एंड 2 इज द रेडियस। बट अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ लिखूं कि मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 2 है, आप लिखोगे माइनस 1 इज अवर सेंटर एंड 2 इज अवर, ठीक है। तो ये बातें कुछ बेसिक थी जो आपको यहाँ पर याद रखने में काम आएगी। अब हम पर बात करेंगे टोटल कॉम्प्लेक्स, 4 या 5 टॉपिक पे खत्म हो जाता है, मेरे हिसाब से तो 3 ही है, लेकिन चलो ठीक है, बुक के हिसाब से चल रहे हैं तो 5 टॉपिक बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सब क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, पहले से ही दूसरा, दूसरे से ही तीसरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब जरा अपन एक बात करते हैं, क्या डिस्कशन हुआ बच्चों अपना, अपना ये हुआ कि अगर कभी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि टेस्ट कीजिए कि वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना है कि यहाँ पर सीआर इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो आपका काम हो जाएगा। अब जरा देखिए, मैं एक क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूँ, बाकी बाद में फिर जल्दी जल्दी करेंगे। टेस्ट whether the function, test whether the function w equal to f of z equal to e to the power x into cos y plus I sin y is एनालिटिक। हमें टेस्ट करना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखते हैं, w इक्वल टू एफ ऑफ z क्या होता है, e टू द पावर x cos y प्लस आई साइन वाई, लिख लिया। लिखने के बाद क्या मैं एफ ऑफ जेड को u प्लस आई भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। e टू द पावर x का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आई e टू द पावर x और साइन वाई। अब हम सबको पता है, अब देखो बच्चों, ये मैं जो भी ये कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसका मतलब समझो। ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें ये पता है कि एनालिटिक सेटिस्फाई करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना, सीआर इक्वेशन में क्या निकालना पड़ेगा, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई। और ये डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेंगे, यू एंड वी। तो अब ये ऐसा एक क्वेश्चन नहीं बेटा, 50 क्वेश्चन करोगे तो 50 में यही काम करना है। अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर आप इक्वेट कराएं तो वैल्यू ऑफ यू होगी e टू द पावर x cos y, और यहीं पर वैल्यू ऑफ v हो गई e टू द पावर x sin y। तो यहीं से डेल u बाय डेल एक्स अगर हम निकालें, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इनटू cos y, डेल u बाय डेल y निकालें, e टू द पावर x एज इट इज cos y का क्या हुआ बच्चों, माइनस sin y, ठीक। अब अपन बात करें डेल v बाय डेल एक्स की, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x sin y एज इट इज, और डेल v बाय डेल y बात करें तो e टू द पावर x एज इट इज और sin y का डिफरेंशिएशन हो गया। को इक्वेशन 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो और ये 4, ठीक। अब क्या मैं यहां पर लिखूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 डेल यू बाय डेल एक्स किसके इक्वल है, देख सकते हो आप, डेल वी बाय डेल वाई के, आप चेक कर लेना। और डेल यू बाय डेल वाई किसके इक्वल है, माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स के। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि सी आर इक्वेशन इज satisfied, therefore
function f of z is analytic. Therefore function f of z is analytic. बहुत सिंपल है. इसमें जो मेरे हिसाब से तुमको सीखना चाहिए इस पहले टॉपिक में, क्योंकि एग्जामिनर वही घुमाएगा, मैं आपको अगले 2 क्वेश्चन में बताता हूँ. आपको ये सीखना है यहाँ पर कि सर ये जो भी फंक्शन जो भी यहाँ पर दिया जा रहा है, अगर एनालिटिक मुझे टेस्ट करना है तो फर्स्ट आई हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट. क्लियर. अब अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है, और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे सारे डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. और बच्चों जब डेरिवेटिव में जब निकाल पाऊंगा जब मेरे पास यू और वी होंगे, तो एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा सीआर इक्वेशन रट के आया है. तो एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि आप यू और वी में ही निकालने में ही कंफ्यूज हो जाए. तो आपको इस टॉपिक पे ये लिख लेना है कि हाउ टू इवेल्युएट यू एंड वी. दिस थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन. क्योंकि सीआर इक्वेशन आपको याद है, अब डब्ल्यू बाई डेल एक्स निकालना किस बच्चे को नहीं आता, सबको आता है. लेकिन अगर मैं आपको यू ही ना निकालने दूं तो आप क्या करें, ये क्वेश्चन है एग्जाम में. मैं आपको समझाता हूँ, चलिएगा फिर से देखते हैं. एग्जामिनर एफ ऑफ जेड को डब्ल्यू भी बोल सकता है, भूलना मत. अब क्या है, एफ ऑफ जेड को यू प्लस आई भी लिख दूं, यहाँ लिख दूं एक्स प्लस आई वाई, और अब मैं इनटू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स माइनस आई वाई का और डिवाइड कर रहा हूँ एक्स माइनस आई वाई का. वाई आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से मुझे ये बेनिफिट मिला कि मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए इक्वेट करते समय. इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई. अब जब मेरे पास u और v आ गया तो अब मेरा काम आसान हो गया. डेल u बाई डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू x अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. ये तो सब बच्चों को आता ही है. ठीक. तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस सॉरी 2x स्क्वायर होगा ये. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. डेल यू बाय डेल वाई की बात करें, अब बच्चों विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो एक्स तो क्या हो गया कांस्टेंट. अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो इनटू 2y इक्वेशन. जिस किसी को भी डाउट हो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा आपका काम. ठीक है. फिर डेल वी बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3. और डेल वी बाय बच्चों जब डेल वाई निकालोगे तो वो होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का. तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 CR इक्वेशन सेटिस्फाइड. आप चेक कर लेना. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जेड जो है बच्चों वो है एनालिटिक. जो भी एफ ऑफ जेड है वो क्या है, एनालिटिक है. अब मैंने जो अभी एक बात बोली आपसे कि क्या करना है इस टॉपिक में, आपको ये समझना है कि हाउ टू इवेल्युएट यू एंड वी इज मोर इम्पोर्टेंट. अब व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन में आप समझिएगा. जरा मैं दिखाता हूँ. एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, W इक्वल टू इनसाइड. अगर मैं यहाँ पर W इक्वल टू साइन जेड अगर मैं दे दिया मैंने आपको, तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट W वाला नोटिफिकेशन याद नहीं रखते हैं. तो पहले एक बात बताओ, क्या मैं इसको एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड लिख दूं, क्या एफ ऑफ जेड की प्लेस पे u प्लस आई वी इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई लिख सकता हूं. तो u प्लस आई वी इक्वल टू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस
cos A और sin B, यही होता है। तो ये हो गया sin A cos B, cos A sin B। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये आया कि इफ यू वांट टू कंपेयर और इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो आप ये देखिए यहाँ पे ये पूरा रियल नहीं है क्योंकि एंगल में आई आ गया, और इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, आई का कोएफिशिएंट इज V। तो यहाँ पर तो आई है ही नहीं जिसका कोएफिशिएंट, आई तो एंगल में आ गया बच्चों। अब यहाँ पर आपको एक स्टेप याद रखना चाहिए, मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा आप खुद लोग कीजिएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए जरा, सिंस हम सभी लोग जानते हैं कि cos थीटा की वैल्यू होती है, ये तो याद रखना है, लेकिन मैं अब अचानक आया है तो मैं करके बता रहा हूँ। cos थीटा की वैल्यू ये होती है, सबको पता है, e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। अब अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं थीटा की प्लेस पर आई वाई, तो क्या होगा, cos आई वाई इक्वल टू e टू द पावर, थीटा की प्लेस पर आई वाई पुट किया तो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये माइनस वाई प्लस e टू द पावर, थीटा की प्लेस पर आई वाई तो आई स्क्वायर माइनस 1 मतलब प्लस 1 और अपॉन 2। और ये जो भी आया बच्चों ये होता है cos हाइपरबोलिक y। और सिमिलरली जब आप यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, साइन आई वाई का वैल्यू ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा आई साइन हाइपरबोलिक y। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 आप बताइए 2 प्लस आई वी इक्वल टू साइन एक्स, and value of cos I y is cos hyperbolic y plus cos x, and value of sin I y is I sin hyperbolic y। अब आप देख सकते हैं, now we are able to equate the real and imaginary part, that is sin x cos h y, and v equal to लिख लेंगे cos x sin h y। मिल गया u एंड v। आप समझो कि u और v निकलने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है ना। आप देखो ना, डेल u बाय डेल x क्या होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos हाइपरबोलिक y, ऐसे डेल u बाय डेल y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो साइन x एज इट इज, और हम सब कुछ जानते हैं, नहीं जानते तो याद रखिएगा cos हाइपरबोलिक y का डिफरेंशिएशन होता है साइन हाइपरबोलिक y। ये यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आता, डेल वी बाय डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन एक्स, ये साइन हाइपरबोलिक y। डेल वी बाय डेल y अगर अपन करते हैं तो cos x एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक y इज cos हाइपरबोलिक y। तो फ्रॉम above equation we observe that CR equation satisfied, therefore f of z is analytic। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक एक और क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, W इक्वल टू लॉग z, ठीक, W इक्वल टू लॉग, और सबसे पहले इसको आप क्या लिखोगे, f ऑफ z इक्वल टू लॉग z। अब यहाँ आपने क्या लिखा, u प्लस आई वी इक्वल टू लॉग। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ x प्लस आई वाई लिखेगा वो क्वेश्चन पे डेड एंड पे पहुंच गया, और वो एग्जाम में ये याद रखने लग जाता है कि सर लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला कौन सा होता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो लॉग ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला नहीं, तो लॉग एम प्लस लॉग एन लगाते हैं वो लॉग एम एन होता है, जो लॉग एम माइनस लॉग एन लगाते हैं वो लॉग एम अपॉन एन होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू फॉर्मूला कोई है ही नहीं फॉर्मूला एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप में से किसी ने भी एक्स प्लस आई वाई लिख दिया तो ये आपके कोई काम का नहीं है, और अगर ये काम का ही नहीं है तो फिर अपन कैसे करें। तब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, क्या आज मैंने कॉम्प्लेक्स की वैल्यू बताई थी कि z की वैल्यू होती है आर ई टू दी पावर आई थीटा। यहाँ यूज होगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लॉग एम और ये एन, तो लॉग एम प्लस log log m plus log n, that is log mn।
हो गया u प्लस आई, u प्लस आई वी इक्वल टू लॉग आर प्लस, और क्या मैं इस आई थीटा को आगे ले आऊं? अगर आप आई थीटा को आगे ले आते हैं तो लॉग ई क्या बचेगा 1, और नाउ इक्वेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो u इक्वल टू लॉग आर एंड v इक्वल, अब आप देख रहे हैं कि पूरा u और पूरा v तो है, r और थीटा में है, तो अब अगर मैं यहाँ डेल u बाय डेल r निकालू तो 1/r, डेल u बाय डेल थीटा निकालू तो 0, डेल v बाय डेल थीटा निकालू तो 0, और डेल v बाय डेल r निकालू तो, एक सेकेंड मैंने उल्टा लिख दिया, डेल v बाय डेल थीटा निकालें तो 1, थीटा का 1, और डेल v बाय डेल r क्या हो गया 0। तो क्या बोल देंगे, फ्रॉम above equation CR satisfied again, satisfied करने के लिए क्या थी CR इक्वेशन, डेल u बाय डेल r इक्वल टू 1/r डेल v बाय डेल थीटा, कॉमा डेल u बाय डेल थीटा इक्वल टू माइनस r डेल v बाय डेल r। तो डेल u बाय डेल r बच्चों क्या हुआ, 1/r इक्वल टू 1/r डॉट 1, ये होगा, और ये 0 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर f of z is, तो ये टॉपिक था छोटा सा। इस टॉपिक में हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि फंक्शन एनालिटिक अगर पूछ लिया जाए तो किस तरह से बात, क्वेश्चन और करते हैं, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी तो उसके बारे में बात कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन फॉर वैल्यू ऑफ बी फॉर विच u of xy equal to e to the power by cos 5x is हार्मोनिक, मतलब मुझे b की वैल्यू निकालना है, जबकि यो u और u जो फंक्शन है u ऑफ एक्स वाई, वो फंक्शन क्या है, हार्मोनिक। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट नेबुला स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 होता है, मैंने आज ही बताया। देयरफॉर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये गिवन है, ठीक, क्योंकि हार्मोनिक कंडीशन दी हुई है। अब आप बताइए, डेल यू बाय डेल एक्स निकाल लेते हैं, यू बाय डेल एक्स निकालना है, e और बी वाई एज इट इज कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया -5 साइन 5x। एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा बच्चों, -5 तो है ही, e टू दी पावर बी वाई कॉन्स्टेंट है, और साइन 5x का डिफरेंशिएशन हो गया cos 5x इनटू 5, मतलब स्क्वायर हो गया, ठीक। अब डेल स्क्वायर यू, सॉरी, पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल यू बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या होगा, बी ई टू दी पावर बी वाई कॉस 5x कॉन्स्टेंट, ठीक। नाउ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई टू दी पावर बी वाई कॉस 5x। क्या हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुटिंग 1, तो क्या हुआ, -25 ई टू दी पावर बी वाई कॉस 5x प्लस ई स्क्वायर ई टू दी पावर बी वाई कॉस 5x इक्वल टू 0। अब बताइएगा, ई टू दी पावर बी वाई कॉस 5x, बाहर कांस्टेंट, सॉरी कॉमन आ गए, -25 इक्वल टू 0, हमें किससे मतलब है, बी की वैल्यू से, तो बी स्क्वायर -25 इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू हो गया प्लस माइनस, ठीक। देखिए, एक आसान सा क्वेश्चन था, हार्मोनिक से रिलेटेड, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे बच्चों, ये आप लोग यहाँ वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैं एक एक सेकेंड बस मुझे तो अब स्टार्ट करते हैं कोई और, मेरी बात को आप समझिएगा, बात को मैं यहाँ पे समझाऊं अगर, तो हम
क्या कह सकते हैं, अभी तक हमने टेस्ट किया कि फंक्शन एनालिटिक्स है। ठीक? अब क्या होने वाला है इस टॉपिक में, इसका एक ओवरव्यू दे दूं मैं। आप जानते हैं कि एफ ऑफ जेड क्या होता है बच्चों, u प्लस आई भी होता है। ठीक है, नाउ इन दिस टॉपिक आपको गिवन होगा बच्चों u, गिवन होगा u, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ जेड, ये पूछा जाएगा। या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा बच्चों v, और आप लोगों से बोला जाएगा कि एफ ऑफ जेड निकालिए। अब जरा आप समझिए, टू गिवन है तो एफ ऑफ जेड कब बनता है, टू गिवन है तो एफ ऑफ जेड कब बनता है, ये बताइए। अगर इफ यू इज गिवन तो व्हेन एफ ऑफ जेड ऑकर, क्या कमी है उसमें, कमी ये है कि आपके पास वी नहीं है, वी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं ना यू से क्या निकाल लूंगा, वी निकाल लूंगा, और जो भी मैं वी निकालूंगा उसमें मैं आई का मल्टीप्लाई करूंगा और यू प्लस आई भी करके, जैसे यू प्लस आई भी करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जेड। गलत नहीं है वो लोग। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वी गिवन है तो मैं क्या निकालूंगा, पहले यू, और यू निकालने के बाद फिर मैं उसमें आई, तो वी तो गिवन है उसमें आई का मल्टीप्लाई करके ऐड करके। लेकिन आप एक बात बताइए, यू जब भी गिवन होगा वो गिवन होगा एक्स और वाई के पैटर्न में, और वाई के फॉर्म में, और जो भी आएगा वो भी एक्स और वाई में आएगा। आपने उन उन सबको अगर ऐड भी कर दिया यू प्लस आई भी करके, तो भी आपका सोल्यूशन बच्चों एक्स और वाई में आएगा। और एग्जामिनर ने अगर एफ ऑफ जेड पूछा होगा तो वो डेफिनेटली जेड के फॉर्म में पूछेगा। एंड इट इज नॉट दैट इजी टू कन्वर्ट योर फंक्शन फ्रॉम एक्स एंड वाई टू जेड। जेड में है फंक्शन, उससे एक्स प्लस वाई में जाना हो, एक्स और वाई में जाना हो, वो आसान है, पर इतना आसान ये नहीं है। तो मैं ये वाला प्रेफरेंस दूंगा आप लोगों को कि यू गिवन है तो आप सीधे एफ ऑफ जेड निकालिए, ही गिवन है तो सीधे एफ ऑफ जेड निकालिए। क्लियर? एंड एंड वन मोर थिंग, व्हेन यू व्हेन यू इवेल्युएट इवेल्युएटेड एफ ऑफ जेड, तो आप निकाल चुके हो तब, देन ये जो एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड इज ऑलवेज एनालिटिक। याद रखना, ये हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन होता है। टेस्ट मत करने लग जाना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बोला जा सकता है कि यू गिवन है एफ ऑफ जेड निकालो और बताओ कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक है या नहीं, तो कुछ बच्चे सीआर इक्वेशन लगा के एनालिटिसिटी भी चेक करते हैं। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बच्चों यहां से जो भी हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक की हेडिंग हेडिंग ही क्या है, हेडिंग इज मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन। हमारी जो बच्चों मेथड है, वो मेथड ही क्या है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एनालिटिक फंक्शन, मतलब हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किसकी मदद से होता है, वो मेथड का नाम है मिलने, MILNE, मिलने थॉमसन मेथड। अब ये मिलने थॉमसन मेथड क्या करता है बच्चों, ये मिलने थॉमसन मेथड आपको एक एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके देता है व्हेन ओनली यू रियल पार्ट इज गिवन एंड व्हेन ओनली इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, उसमें केस नंबर 1 लिखा, केस नंबर फर्स्ट, रियल पार्ट u इज गिवन, कभी भी रियल पार्ट u गिवन हो तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन y1 z0 dz माइनस i y2 z0 dz प्लस c। अब सवाल ये आता है कि सर ये 51 z0 52 z0 कहां से लाएंगे, ये लीजिए साथ, वेयर जो भी आपका डेल यू गिवन होगा तो आप डेल यू बाय डेल एक्स तो निकाल सकते हो ना वहां से, वो ही आपका होगा 51x, और डेल यू बाय डेल वाई तो निकाल लोगे बच्चों आप,
तो वो ही होगा आपका 5 2 x, ठीक। और जब आप ये 5 1 5 2 निकाल लें, तब आप पुट कर दें x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0, देन यू विल गेट 5 1 z0 5 2 z0, यहाँ पुट कर दो और सॉल्व। ये कौन सा केस हो गया बच्चों? ये हो गया केस नंबर 1, ठीक, जिसमें क्या गिवन था? u गिवन था। केस 2 में क्या गिवन होगा? व्हेन इमेजिनरी पार्ट e is, एक सेकेंड, when imaginary part v is given। और अब अगर इमेजिनरी पार्ट v गिवन है, तब आपका f ऑफ z क्या होगा बच्चों? f ऑफ z होगा कुछ ऐसा, i1 z0 dz प्लस i2 z0 dz प्लस c। भूलना मत, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। और एक और बात, वेयर, अब बताओ v गिवन होगा तो यूजुअली पार्शियल में क्या होता है, बच्चों को ये आदत हो जाती है कि सर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ ऐसा मत करना, डिफरेंशिएट आपको करना है पहले विद रिस्पेक्ट टू y में। वो होगा साइवन एक्स वाई, ठीक। डेल v बाय डेल x जो आप करोगे वो होगा साई 2 xy। और जब आप ये डिफरेंशिएट कर लोगे तो आप इसको पुट कीजिए x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0। तो आपको मिल जाएगा साई 1 z0 साई 2 z0, और दोनों की ही वैल्यू आप कहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? फंक्शन में। और बस हो जाओ शुरू। चलिए अपन यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x² माइनस 3y स्क्वायर, क्वेश्चन है फाइंड f ऑफ z एंड v। भी बोल देते हैं अपन, है ना, अपन दोनों चीजें हर क्वेश्चन में तो अपन दोनों चीजें देता है, ठीक। अब आपको ये तो पता चल गया कि u गिवन है, तो u गिवन है तो आप इसको क्या बोलो? 5 1 xy इक्वल टू डेल u बाय डेल x। अब विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो क्या होगा? 3x² माइनस 3y² प्लस 6x। यहीं पे बात करते हैं 5 2 x, y की, जो क्या हो गया? डेल u बाई डेल y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 0। ये कितना होगा? -6xy, ये भी 0, एंड -6y हो गया। नाउ पुट x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0। तो 5 1 z, 0 इक्वल टू, तो क्या होगा बच्चों? 3z² प्लस 6z, 5 2 z, 0 की वैल्यू बच्चों हो गई 0। तब हमारा फॉर्मूला क्या था? f ऑफ z इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 1 z0, अभी लिखा था ऊपर, देख लेना बाद में अगर लग रहा हो तो, z dz माइनस 0 प्लस c, बिकॉज द वैल्यू ऑफ 5 2 z 0 इज 0। देयरफॉर f ऑफ z इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? ये हो गया z³ ये z² बाई 2, मतलब ये हो गया 3z² प्लस c। या स्टूडेंट्स, ये आप देख पा रहे हैं कितना आसान हो गया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है पर। अब यहीं पर आपको बोला गया कि सर v भी निकालो, तो एफ ऑफ जेड निकालने में बहुत आसान। मैं आपको बताता हूँ भी हूँ कि बहुत सारे जगह पर आप जब पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे लोग आपको ये बता देंगे एक शॉर्ट ट्रिक है जहाँ से v निकाला जा सकता है। But बेटा जब v निकाल लोगे तो एफ ऑफ जेड निकालने में हालत खराब हो जाएगी। और इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, कभी फ्यूचर में अपन लोगों की मुलाकात हुई कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर तो मैं जरूर बताऊंगा, बिकॉज अभी टाइम की कमी होने के कारण नहीं बता पा रहा हूँ। जरा बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मैं इसको u प्लस आई वी लिख दूं? क्या मैं इसको x प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस 3 × x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस c लिख दें? ठीक। अब देखिए 2 प्लस आई वी इक्वल टू a³ x³
प्लस बी क्यूब, तो आई वाई क्यूब हो गया, और आई का क्यूब क्या होता है तो माइनस आई, प्लस 3a² बी, 3ab² आई वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस 3 इंटू ब्रैकेट आर -y² प्लस 2xy और प्लस, हो गया। अब इतना करने के बाद इक्वेट इक्वेट इमेजिनरी पार्ट्स। इफ यू इक्वेट इमेजिनरी पार्ट देयरफॉर v देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चों, आई का कोएफिशिएंट, तो y क्यूब प्लस 3x² y, ये हट गया, और प्लस 6xy, बाहर 3 है अंदर 2xy आई, बस यहाँ लिख दो, यहाँ आंसर। यहाँ से फायदा ये होता है कि आप आंसर, आपका आंसर सही है या नहीं क्रॉस चेक भी कर सकते हो, आप रियल पार्ट इक्वेट करा, क्यूब -3xy² प्लस 3x² -3y² आ रहा है क्वेश्चन, मतलब जो भी मैंने किया है क्वेश्चन मैंने सही किया है। क्लियर, चलिए और बात करते हैं। इफ u इक्वल टू 3x² y -y, सेम फाइंड f of z एंड, ठीक, दोनों निकालेंगे। तो बताइए, y1 xy इक्वल टू del u by del x, विद रिस्पेक्ट टू तो क्या हुआ 6xy, ठीक। फाई 2xy इक्वल टू del u by del y, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो क्या हुआ 3x² -3y²। अब यहाँ पर अगर हम phi1 z0 निकालें तो y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू z में ये 0 हो गया, और phi2 z0 निकालें तो y इक्वल टू 0 में ये 0 और x इक्वल टू z में ये हो गया 3z²। नाउ व्हाट वाज आवर फॉर्मूला, f of z इक्वल टू phi1 z0 का इंटीग्रेशन 0 माइनस i z³ dz प्लस c, की वैल्यू होगी बच्चों -i z³ प्लस c। एफ ऑफ जेड निकालना आप नोटिस कर पा रहे हैं कितना आसान है, ठीक। अब अपने को वी भी निकालना है, तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या लिख दिया, यू प्लस आई वी माइनस आई एज इट इज, क्या मैं इसको एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस सी लिखूं, तो u प्लस आई वी इक्वल टू माइनस आई एज इट इज ए क्यूब बी क्यूब में माइनस आई हो गया प्लस 3a² बी, और 3ab² में आई वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। एक स्टेप और कर लेते हैं, प्लस आई वी इक्वल टू आई का मल्टीप्लाई अंदर करो माइनस साइन के साथ, तो ये क्या हुआ -i(x³, थोड़ा खतरनाक होता है आई का मल्टीप्लाई, क्योंकि आई के होने से भी माइनस प्लस चेंज होगी। अब आप देखो, ये माइनस अंदर गया तो प्लस हो गया, बट आई² हो जाएगा तो ये फिर से अगेन -y³, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये माइनस आने से ये माइनस हुआ, बट आई² आने से फिर माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा 3x²y, और ये माइनस अंदर आया तो प्लस हो गया आई के साथ 3xy² प्लस सी। तो आप क्या करो, इक्वेट इमेजिनरी इमेजनरी पार्ट कराओगे तो -x³ प्लस 3x² प्लस, क्या आसान, इस तरह से इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ v इक्वल टू e to x into bracket cos y minus y sin y, find f of z, भी करता हूँ u के लिए क्वेश्चन अच्छा है, सॉरी। तो हम सबसे पहले क्या निकालें, साई 1 xy निकालें,
और अब अगर हम साइवन एक्स वाई निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो साइवन को बच्चों मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है, डेल वी बाय डेल वाई। विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो कुछ हो ही नहीं, तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ देखिए एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ cos y इज माइनस साइन y, माइनस, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाओ, y का वन, साइन y एज इट इज। फॉर्मूले के हिसाब से बीच में प्लस होना चाहिए, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर माइनस, y एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y इज cos y, i टू y इसके रेस्पेक्ट में होना है ये, विथ रिस्पेक्ट टू x होना है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस पावर x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पोर्शन जीरो और x का वन, तो ये क्या हो गया। अब आपको यहाँ पुट करना है x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू जीरो, तो साइवन z कॉमा जीरो विद z कॉमा जीरो, तो y की प्लेस पे जीरो पुट करा, तो ये जीरो देखो, साइन जीरो भी जीरो, ये भी जीरो, और ये तो पूरा टर्म में जीरो हो गया। आई टू जेड कॉमा जीरो, ये टर्म जीरो, और जीरो वन, तो ये बचा z e टू द पावर z, बिकॉज वी हैव टू पुट z एट द प्लेस ऑफ x, और cos जीरो वन, और प्लस ये हो गया e टू। हाँ, अपना फॉर्मूला क्या था, f ऑफ z इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन साइन z जीरो, तो प्लस हो गया, प्लस i साई टू z जीरो, z प्लस वन e टू द पावर z dz प्लस c। यहाँ हाईलाइट आप, हाईलाइट जब आप लगा लोगे बच्चों, तो आपका आंसर मिलेगा z e टू द पावर z प्लस, कर लेना फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। और अगर इंटीग्रल कैलकुलस बच्चों याद हो आपको मेरा लेक्चर का, तो वहां पर एक शॉर्टकट की हमने हाईलाइट का यूज किया। अब इस तरह के क्वेश्चन में यू निकालना, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना थोड़ा सा कई बार समटाइम लेंदी हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, टू प्लस आई बी इक्वल, अब देखिए क्या, आई एज इट इज, जेड की प्लेस में हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, ई टू दी पावर जेड है तो जेड की प्लेस पे लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। अब आप बताइए, आई का मल्टीपल अंदर कर लेता हूँ, आई माइनस वाई हो गया, ये ई टू दी पावर एक्स हो गया, और ई टू दी पावर आई हो गया, और प्लस सी हो गया, ई आई एक्स माइनस वाई, और ई टू दी पावर आई वाई का वैल्यू हो गया कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। चलिए, e टू दी पावर x एज इट इज मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बच्चों, आई एक्स कॉस वाई पहली टर्म, आई का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो आई स्क्वायर माइनस वन, दैट इज माइनस एक्स वाई माइनस वाई कॉस वाई, और माइनस आई वाई साइन वाई प्लस, लेफ्ट में बच्चों क्या चल रहा था, u प्लस आई भी। अब यहाँ कर दो आप इक्वेट रियल पार्ट, अब आप खुद सोचो, एक्स और वाई में लाएगा, इस एक्स और वाई को ये जेड में लाना आसान है। अगर मान लो मैं ये लास्ट वाली इक्वेशन आपको दे दूं और कहूं कि कन्वर्ट करो तो उसको सेट, तो आपको कैसे पता चलेगा कैसे अलग अलग, इज नॉट दैट इजी। रियल पार्ट इक्वेट करोगे, टू दी पावर एक्स तो बाहर है, इमेजिनरी, रियल पार्ट माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई विदाउट आई वाली टर्म रियल, और प्लस ये आंसर। अभी सही है या गलत है उसको यहाँ से देख लो आप, कि रियल इमेजिनरी पार्ट देखो, e टू दी पावर एक्स एज इट इज एक्स कॉस वाई, ऐसे ही हुआ है। आपका वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ से बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड।
स्टूडेंट अभी तक अभी अब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि रैंक, सॉरी, मैंने आज ही मैट्रिसेस भी पढ़ाया है तो रैंक मुंह से निकल गया। एक्चुअल हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं ये टेस्ट करना। नंबर सेकंड, हम लोगों ने ये पढ़ा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एनालिटिक फंक्शन व्हेन ओनली रियल पार्ट और ओनली इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। ये दो बातें हो गई। अब अगर हम बात करें आगे, अब हमारा जो टॉपिक होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बातें यहाँ पे कहूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, एक रीजन है, रीजन को कहा जाएगा, या बल्कि इनफैक्ट मैं इसको ऐसा नहीं बनाता हूँ, थोड़ा मुझे बना लेता हूँ। कोई भी ये रीजन हो गया। अब ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन। व्हाई इट इज कनेक्टेड, आप सब क्लोज में हो। ये क्या हो गया, रीजन हो गया जो बच्चों रीजन बनाते हैं यहाँ पर, बल्कि इसको ऐसा बोलो, सिंपली कनेक्टेड रीजन। सिंपली, और सुनो, तो अगर मैं कनेक्टेड की बात कर रहा हूँ तो मैंने सर्कल जरूर बनाया है, बट रीजन कैसा भी, ऐसा 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 ये भी होता है। कैसा रीजन है, कनेक्टेड, कनेक्ट तो है ना। ये आपको कनेक्टेड रीजन यहाँ पर समझना है, बाकी शेप इसका कैसा नहीं हो सकता है। अब अगर मैंने इस रीजन का नाम दे दिया सी, ये भी एक रीजन है सी, लेकिन अब इस रीजन के अंदर एक और रीजन है C1 और एक और यहाँ पर रीजन है C2। रीजन को बोला जाएगा मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं आपको समझा, थोड़ी थोड़ी देर से बात करेंगे। अब यहाँ पर ये हो गया मल्टी कनेक्टेड रीजन। अब हमने क्या किया कि एक और, अब इस रीजन को, बल्कि इस रीजन बनाया बनाया जाना चाहिए। ये जो C1 C2 है इसमें मैंने बीच में कट लगा दिया और कट लगा के कुछ इस तरह से। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि ये C1 C2 तो अलग थे, फिर भी ये एक फिर से क्या बन गया, सिंपली कनेक्टेड रीजन। यहाँ पर इसी चीज का हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर आपने इसको क्यों कट लगा दिया, किस लिए लगा दिया, कहाँ लगा दिया, कैसे, क्या, ये सब बातें अभी मैं बीच रास्ते में करने वाला हूँ। अब एक और बात देखिए, टॉपिक में हमारे साथ क्या होने वाला है। टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्या, कि एफ ऑफ जेड, मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ऐसा है जेड अपॉन Z-1 एंड Z-2। तो अब आप ये बताओ, ये फंक्शन किस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। तो अगर मैं ये कहूं कि एट Z = 1 and 2 एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक, बोल सकता हूँ मैं, तो मैं बोल सकते हो सर आप, ठीक है, बिकॉज ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं मैथमेटिकली, पहले मैथमेटिकली बात करेंगे, है ना, ठीक। अब मैथमेटिकली अगर मैं कहूं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालिए और एफ ऑफ 2 की वैल्यू, ऑफ 1 भी इंफिनिटी हो गया और एफ ऑफ 2 भी इंफिनिटी। तो आप तो कहेंगे कि सर ये तो इंफिनिटी हो गया। अब अगर बच्चों ये इंफिनिटी हो गया, और अगर अभी भी मैं आपसे कहूं कि नहीं, चाहे वो इंफिनिटी हो गया हो, फिर भी मुझे इस पॉइंट पर, मतलब 1 पॉइंट पर कोई फाइनाइट सोल्यूशन निकाल कर बताइए। मतलब अगर मैं कहूं कि स्टिल वी हैव टू फाइंड, we have to find finite solution, finite solution at Z = 1 and 2। मतलब हम वहां पर सोल्यूशन निकालेंगे जहां पर मैथमेटिकली फंक्शन इंफिनिटी हो चुका है, या मैथमेटिकली, या टेक्निकली, या आप इसको ये से समझ लें कि फंक्शन एनालिटिक जहां नहीं है, वहां पर अब हम इस टॉपिक पर सोल्यूशन निकालने वाले हैं।
अब उस बात को समझने के पहले कुछ बातें और समझिएगा। बात को तो आप समझना मेरी बात। यहाँ पर देखते जाइएगा, मान लीजिए कि कोई एफ ऑफ जेड जेड अपॉन जेड माइनस वन माइनस टू। आप ये बताइए कि सर z इक्वल टू वन और टू पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, वो पॉइंट कहलाते हैं सिंगुलर पॉइंट। मतलब मैं कहूंगा z इक्वल टू वन कॉमा टू आर कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट, और को आप बोल सकते हो सिंगुलरिटी। नंबर वन बात हो गई। एक एक बात और, यहीं पर अगर मैं ये कहूं कि z इक्वल टू वन कॉमा टू आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल पोल। बच्चों याद रखना, सिंपल पोल, जो भी इसी वाले स्टूडेंट है उनको बहुत अच्छे से याद होगा। पर वो पॉइंट जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, यहाँ पर z इक्वल टू वन और टू पर एनालिटिक नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो पॉइंट कहलाएंगे सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलरिटी या सिंपल पॉइंट। अब यहीं पर मैं एक एग्जांपल और दे दूं कि मान लीजिए कि एक ये फंक्शन है z अपॉन z माइनस वन एंड z माइनस थ्री, और ये फंक्शन मॉड ऑफ z इक्वल टू टू पर डिफाइन है। ठीक। अब अब ये बात कर लेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पर पोल का क्या हो गया बच्चों, वन एंड थ्री। वन और थ्री पोल हो गए, और ये एक ऐसा सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस टू है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आर होता है, तो आर इज रेडियस, तो टू ये माइनस टू। ठीक। यहाँ पे टू आए है और यहाँ पे माइनस टू आए। अब अगर मैं कहूँ कि ये पोल प्लॉट करो, पोल प्लॉट करोगे तो वन तो अंदर प्लॉट करोगे, बट थ्री कहाँ प्लॉट करोगे, बाहर। तो यहाँ पर ये जो वन पोल है, ये वाला पोल है, this pole is this singularity is called isolated singularity, isolated singularity। ओके। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये सिंगुलरिटी इस रीजन में अकेली है, सिंगल है, तो इसको क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। अब इसी के पैरेलल में अगर सेम एग्जांपल में मैं कंडीशन बदल दूं बच्चों, तो z अपॉन मैं यहाँ लिखता हूँ z माइनस वन z माइनस थ्री, यहाँ लिख देता हूँ मैं मॉड ऑफ z इक्वल टू फोर। तो ये एक ऐसा सर्कल है, छोटा जरूर बनाया है, उससे इन्फ्लुएंस मत होना, तो चलो बड़ा बना देते हैं। अब बताइए, अब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बना दूं जिसका रेडियस क्या है बच्चों, फोर। ठीक। तो z इक्वल टू वन कॉमा थ्री पोल तो रहेंगे, बट यहाँ पर इसी में वन और थ्री दोनों रीजन के अंदर है। और अगर रीजन के अंदर है तो दिस टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, एक रीजन में दो सिंगुलरिटी, तो क्या वो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब अलोन, अकेला हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस तरह की सिंगुलरिटी को बोला जाता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक। हाँ, ठीक। एक और बात हो गई। अब एक आखिरी पॉइंट और आप, क्या है वो पॉइंट, एक बात बताइए, एफ ऑफ जेड इक्वल टू, एक फंक्शन ले लेते हैं बड़ा सा, जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री का स्क्वायर जेड माइनस फोर का क्यूब। तो अब आप जरा यहाँ बताइए क्या बोलोगे, जेड इक्वल टू वन कॉमा टू, जेड इक्वल टू वन कॉमा टू आर सिंपल पोल। जो भी एक तरीके से बच्चों पोल क्या है, डिनोमिनेटर के रूट तो है, एंड इफ दे आर द रूट्स ऑफ इसमें z इक्वल टू वन एंड टू रूट अगर डिफरेंट है तो सिंपल पोल है। बट आपने नोटिस किया कि थ्री वाला जो रूट है वो दो बार आ रहा है, तो हम z इक्वल टू थ्री कॉमा थ्री इज पोल ऑफ ऑर्डर टू।
या कुछ लोग इसको डबल पोल भी बोलते हैं। डबल तो वो भी हो जाएगा। ठीक। अब अब अपन यहाँ पर बात करें, z इक्वल टू 4,4,4 4,4,4 is a whole of ऑर्डर 3 को आप क्या बोल सकते हो? विकल्प। मतलब इस कहानी को आप समझना, यहाँ पर कब कैसे क्या यहाँ पर अपन इसको मैनेज करेंगे। मतलब अभी तक हमने क्या देखा, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं थोड़ा पेजेस बना लूं, उसके बाद फिर से इसको रिज्यूम करता हूँ, जस्ट फॉर अ सेकंड। तो अपन ने क्या देखा कि हम इस बार वहां सोल्यूशन निकालने वाले हैं जहां पर फंक्शन एनालिटिक या तो है ही नहीं, ऐसा बोल दो, या वहां पर उस पोल पर, जैसा मैंने भी आपको बताया, उस पोल पर फंक्शन आपको इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो भी हम वहां पर एक फाइनाइट सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए, अब जरा एक बात समझिए। अब ये सोल्यूशन निकाल के कौन देगा? ये सोल्यूशन हमें निकाल कर देगा कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। अगला लेक्चर जो मैं कल पढ़ाऊंगा वहां भी कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझो, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला बोल क्या रहा है। कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला बोल रहा है, इफ, या यहां से लिखते हैं अपन, if f of z, if z is an analytic within, ध्यान से सुनना, within and on a closed curve C। फंक्शन एनालिटिक है क्लोज के कर्व के ऊपर और उसके अंदर। ठीक।
and if A is any point within C, A is any point within C, then थ्योरम बोलती है f of A equal to 1 upon 2 pi I integration of Z upon f of Z upon Z minus A into dz। अब ये फॉर्मूला क्या कर रहा है? अब आप मेरी बात को समझो, इस थ्योरम को समझना क्या बोल रहा है ये। थ्योरम का मतलब ये है कि अगर मैं इसका पूरा डेरिवेशन बताता तो शायद मैं आपको ये समझा पाता कि मैंने ऊपर कर्व में पार्टीशन क्यों लिए थे, क्लोज कर्व कनेक्टेड रीजन क्या होता है, मल्टी कनेक्टेड क्या होता है, और मल्टी कनेक्टेड को फिर से कनेक्टेड बनाया। ये बताना थोड़ा सा तो मुश्किल है यहाँ पर, अभी टाइम की कमी के कारण। बट यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये क्या बोल रहा है फंक्शन, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इस कर्व के अंदर और ऊपर करोड़ों पॉइंट है, उन सारे करोड़ों पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है। और बच्चों, एनालिटिक का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में सोचोगे तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो किस बात का सोल्यूशन? तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक ऑन क्लोज कर्व सी, अगर सी के अंदर और ऊपर 50,000 पॉइंट है और पूरे 50,000 पॉइंट पर फंक्शन अगर एनालिटिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर जब उन्होंने बोला कि कोई ए पॉइंट मैं मिडिल में ले रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि मिडिल में हो, कोई एक पॉइंट होगा ए, वो पॉइंट कर्व के अंदर है, और उस पॉइंट के लिए ये हमें थ्योरम डिफाइन करना पड़ गई। तो आखिर उस ए पॉइंट में ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसा क्या स्पेशल है कि आपको ये थ्योरम बनाना पड़ गया? तब आप बताइए, थ्योरम के राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर क्या है, z माइनस ए है, ठीक है। ठीक, अब नीचे डिनोमिनेटर में z माइनस ए है, तो अगर आप z इक्वल टू ए पुट कर देंगे तो ये a वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये थ्योरम हमें सॉल्व करके देगी क्या? ये सॉल्व करके देगी उस पॉइंट पर सोल्यूशन जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। बच्चों, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि z इक्वल टू 1 और 2 पे इंफिनिटी आ रहा था, यहाँ पर भी z इक्वल टू ए पर आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये थ्योरम हमें हेल्प करेगी उस अ, ये थ्योरम हमें हेल्प करेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सोल्यूशन निकालने में। क्या? अब इसका एक और फॉर्म है, फिर इन फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन फिर से देखेंगे। यहाँ पर एक और लिख रहा हूँ, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉचीज इंटीग्रल। जनरलाइज फॉर्म पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं बताता हूँ। तो रिक्वायरमेंट है एफ टू दी पावर एन माइनस वन ए इक्वल टू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन 2 pi I f of z whole upon z minus a to the power n dz। अब ये फॉर्मूले में जो f टू दी पावर n माइनस वन आप देख पा रहे हो, ये f की पावर नहीं है बच्चों, ये डिफरेंशिएट किया गया है n माइनस वन टाइम। अगर मैं इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दूं n माइनस वन टाइम तो ये आ जाएगा। क्या रिक्वायरमेंट रही बच्चों इस फॉर्मूले की? क्या रिक्वायरमेंट? मैं आपको अगले उसमें दोनों फॉर्मूले लिख कर यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, कैन राइट कैन राइट above two formulas like this। और आपको लिखना भी वैसे ही चाहिए, बहुत शॉर्ट जाएंगे। ई एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल टू दी पावर एन। एक सेकंड रुकिए, आप बताइए, सॉरी ये एन लिख दिया मैंने यहाँ पर एन, पहले तो सिंपल बोल के लिए बात होगी, तो क्या यहाँ से 2 पाई आई का मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं? जरा देखिए, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। और ये जो बच्चों एफ ऑफ ए मैंने लिखा है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों? देखो तो, एफ ऑफ जेड, और यहां मैं लिख देता हूँ जेड इक्वल टू ए। ठीक, अब आप ये बताइए कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला
इज फॉर सिंपल फॉर्म। मैं लिख देता हूं, दिस फॉर्मूला इज फॉर सिंपल। ये सिंपल पोल के लिए। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले की बात करूं, यहाँ इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए होल टू दी पावर एन, डी जेड इक्वल टू टू पाई आई ऊपर ले आए, ये टू पाई आई इधर हो गया, और एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ हो गया। अब आप बताइए यहाँ क्या हुआ, एफ टू दी पावर एन माइनस वन ए की प्लेस पे जेड लिख दूं और यहाँ लिख दूं जेड इक्वल टू है। यहाँ पर ए लिखा हुआ था बच्चों, यहाँ जेड लिख दिया। अब अगर हम बात करें एफ टू दी पावर, ये जो एन माइनस वन है, तो बच्चों पावर जो एन माइनस वन है वो अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन है, तो डी टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन डी जेड टू दी पावर एन माइनस वन। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, जरा आप ध्यान से देखिए, दिस फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज फॉर दी पोल्स ऑफ ऑर्डर एन। जब भी ऑर्डर एन हो जाएगा बच्चों, तो ये वाला फॉर्मूला जब यूज होगा। अब इस बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। लेफ्ट में ये जो डिनोमिनेटर में जो z इक्वल टू ए रखने पर ये लेफ्ट वाली टर्म इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट हो जाएगी मतलब एनालिटिक नहीं होगा, और एनालिटिक नहीं होगा मतलब प्रॉब्लम है। मतलब मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर अभी मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर एक बात नोटिस कर लेना, नोट कि अगर एनालिटिक है, एनालिटिक मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में बात करोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है, नॉट एनालिटिक मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे। तो अपनी आप अपने फॉर्मूले में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में z इक्वल टू ए वो पोल है, वो पोल जिसमें z इक्वल टू ए पुट करने पर वो पोल हो गया जहां पर एनालिटिक नहीं होगा। एनालिटिक नहीं होगा मतलब ये प्रॉब्लम है, और ये जो राइट में दिया हुआ है उसका सोल्यूशन है। यहाँ पर भी देखिए z इक्वल टू पोल का ऑर्डर भले ही जाता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो है, बिकॉज फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू ए, देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज द सोल्यूशन। ओके बच्चों, तो अपने को इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना। अब जरा देखिए एक और बात, जो भी में सॉल्व करेंगे स्कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूले की हेल्प से, वो हम सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं उन पॉइंट पर जो रीजन के अंदर होंगे। सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि अगर रीजन के ऊपर हो गया या बाहर है तो कर कोई बात ही नहीं है, बाहर है तो अपन कर ही नहीं पाएंगे। बट रीजन बाउंड्री लाइन के ऊपर भी हो गया तो भी हम उसको बाहर ही कंसिडर करेंगे। अब चलिए क्वेश्चन मान लीजिए आया सॉल्व, आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। e टू दी पावर टू जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस dz मॉड ऑफ z इक्वल टू थ्री। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, z इक्वल टू वन कॉमा टू आर वॉट, सिंपल पोल, ठीक है, और z इक्वल टू थ्री है, मॉड ऑफ z इक्वल टू थ्री है, तो यहाँ ये हो गया थ्री कॉमा माइनस थ्री, ठीक है। तो ये वन है और ये टू है, तो क्या मैं बोल दूं देयरफॉर z इक्वल टू वन कॉमा टू लाइज इनसाइड द रीजन। कहाँ लाई कर रहा है बच्चों, ये इनसाइड द रीजन लाई कर रहा है, मतलब वन और टू दोनों पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप एक बात बताओ, हमारे फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में सिर्फ वही पोल चाहिए जो, मतलब एक ही पोल चाहिए। आप देखिए दोनों सिंपल पोल है, फॉर्मूले में देख लो यार, जेड माइनस ए ही आपको चाहिए, इनटू में और कुछ नहीं है। और अगर आप क्वेश्चन में आप देखोगे तो जेड माइनस वन के साथ जेड माइनस टू भी है, मतलब अब आपको किस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूं, अगर बच्चों ने डेरिवेशन बताया होता तो आपको ज्यादा क्लियर होता, बट यहाँ पर मैंने नहीं बताया है। ये जेड माइनस वन पहले ये लिख लो, प्लस
अब लिख लो e टू द पावर 2z अपॉन z माइनस 1 होल अपॉन z माइनस 2 और dz। अब आपका ये वाला ये जो पूरा फंक्शन है बच्चों, ये आपका हो गया f ऑफ z। ये पूरा जो फंक्शन हो गया, ये हो गया आपका f ऑफ। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अब बताइए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड। व्हाट वाज एफ ऑफ जेड? ई टू द पावर 2z अपॉन z माइनस 2 एट z इक्वल टू 1 प्लस 2 पाई आई एफ ऑफ जेड। दूसरे में एफ ऑफ जेड बच्चों क्या है? ई टू द पावर 2z अपॉन z माइनस 1 एट z इक्वल टू 2 प्लस पुट z इक्वल टू 1 हियर। तो ई टू द पावर 2 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 2 पाई आई, और ये हो गया e टू द पावर 4 अपॉन 2 माइनस 1। मतलब आंसर हो गया 2 पाई आई कॉमन, तो हो गया e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर। तो इस तरह से इस तरह से आप यहाँ पर बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। बच्चों एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, मेरा नेट स्लो हो रहा है, तो आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। जो भी स्टूडेंट से कनेक्टेड हो, मतलब जो रिकॉर्डिंग में ही देखेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट रिकॉर्डिंग में इस चीज को देखें, तो वो ये याद रखें कि कल सर इस चीज को यहाँ तक दिखा हो, अगले में कनेक्ट करेंगे, बिकॉज माई इंटरनेट इज फ्लक्चुएटिंग राइट नाउ। ओके, चलिए आज का सेशन बंद करते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी समय।